सब भी, जैसे आज हम दोनों डिप्टी कलेक्टर बन के आपके सामने हैं, वैसे कल को आप भी यहाँ आओ और अपने साथियों को और भी जो है आने वाले एस्पिरेंट उनको समझाओ। तो कम से कम आप ये मान लो कि 4-5 महीने, 4 महीने लगभग तो इन सब्जेक्ट्स को समझने में ही लग जाता है, पूरी तरह से प्रिपेयर करने में, एक कॉन्फिडेंस बनाने में। बिल्कुल आते से ही हम क्लियर कर लेंगे ये कहीं नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब समझो अच्छे से, इनको रीड करो बार बार, मतलब कम से कम 3 बार तो आपको पढ़ना ही है। कई बच्चे ऐसे मैंने सुने हैं कि जो आते से ही बोलते हैं हमसे नहीं होगा, तो पहले थोड़ा तैयार तो करो, उसके बाद में ये चीज डिसाइड करना। तो लगभग 2-3 बार रीडिंग लगाओ, समझो सारी चीजों को। उसके बाद में फिर आप मेंस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज, पेपर वाइज तैयारी करना, और जब हमारा प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है तो फिर प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी करना। और उसमें भी कुछ नहीं होता है, पढ़ना सब में एक ही है। हिस्ट्री हमें मेंस में भी पढ़नी है, हिस्ट्री हमें प्रीलिम्स में भी पढ़ना है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि मेंस में हमें आंसर राइटिंग करना है, उसका लिखने का पैटर्न अलग होता है, और प्रीलिम्स में हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है, सिर्फ इतना। बाकी पढ़ाई तो सारी वही होगी। तो आप लोग सिर्फ अभी ये करिए, जो नए बच्चे हैं बिल्कुल करना चाहते हैं, और एक कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि हाँ हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा अगर टेस्ट में नंबर कम आ गए या फिर समझ में नहीं आया कुछ, कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई तो एक एक दिन तक भी डिमोटिवेट रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो होगा, क्योंकि बहुत बड़ी एग्जाम है, लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है, मैं तो ये मानती भी हूँ, ठीक है। तो उसमें इतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो नए बच्चों के लिए यही है। और अब ये बताइए कि कितने हैं जो केवल अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं 17 में, 17 तारीख को, केवल प्री वाले, है ना। तो अब आप लोगों का जैसे बहुत ही कम टाइम बचा है, 20 दिन लगभग है, तो लास्ट टाइम के लिए यही करिए कि अभी आप काफी पहले से तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे सब लोग, है ना, नए बच्चे हैं। तो अब आपको क्या करना है लास्ट टाइम के लिए कि एमपी अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डेली 2-3 घंटे तो उसको देना ही है। जैसे मनीष ने भी बताया था कि उसको ऐसे ही अपने को ग्रांटेड नहीं लेना है कि हाँ हम कर लेंगे, क्योंकि उसी में बच्चे फेल हो जाते हैं कि हम कर लेंगे और वहां नहीं कर पाते हैं। तो एमपी आपको बहुत अच्छे से करना है, एक एक चीज को 2-2, 3-3 बार भी रिवाइज कर लोगे तो तुमको ही फायदा है। मैंने कई बार देखा कि बच्चे रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आलसी करते हैं, लेकिन सक्सेस का जो आधार है वो रिवीजन ही है, ये चीज याद रखना सब लोग। तो जितना ज्यादा रिवाइज कर सको उतना करो। यही समझो कि यार रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा हमारा, तो ऐसा माइंड में फिट कर लो हर चीज कि ये करने से होगा, ये करने से होगा, और वो चीजें कंटिन्यू करते जाओ। जैसे मेरे को पता था कि रिवीजन करना है, बहुत गंदा भी लगता था लेकिन फिर भी मैं करती थी। और ये होता है कि कोई भी चीज बार बार करने से अच्छी लगने लग जाती है, तो रिवीजन भी अच्छा लगता है फिर, है ना। तो ये चीज करना है, रिवीजन बहुत ज्यादा रखो, एमपी अच्छे से पढ़ो। लास्ट की जो यूनिट्स है जैसे हमारी 7, 8, 9, 10, तो इनको आप अच्छे से बिल्कुल तैयार करो। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो हमारा है वो हमने जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, उसका ज्यादा देखो वो है ना, बर्डन बहुत सारा लगता है उनको सोच के कि यार इतना सारा पढ़ना है ना। लेकिन कोई वो 4-5 सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाने वाले नहीं है, तो उनका थोड़ा माइंड में जो बर्डन है उसको रिलैक्स करो कि ठीक है इसके अलावा भी चीजें वो इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे अच्छे से। तो लास्ट टाइम में उनको ना भी उठाओ तो चलेगा, क्योंकि वो पढ़ लिया है आपने एक बार। उसमें भी यदि करना है तो जैसे पॉलिटी है हमारा, उसमें लिखा है कि हमारी संसद लिखा है शब्द, तो लास्ट टाइम जब रिवीजन करो ना तो संसद को पूरा पढ़ लेना अच्छे से, एक एक चीज, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। इसके अलावा आपको पूरी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे राष्ट्रपति लिखा है तो राष्ट्रपति से रिलेटेड हर एक चीज तैयार कर लो, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के लिए ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। और उसके बाद 9 यूनिट है, तो जैसा ऐसा करना कि उसके ऑब्जेक्टिव इंटरनेट से लगा लेना, है ना। क्योंकि जितनी भी एग्जाम्स में आए हुए होंगे तो वो क्वेश्चन आप लगा लेना, तो वही क्वेश्चन उधर भी आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि 9 यूनिट तैयार करने के बाद में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमको लगता है हमने पढ़ा नहीं पढ़ा सब बराबर हो गया, तो क्वेश्चंस लगा लेना उसके लिए। और उसके बाद 10 यूनिट आयोग की है, तो उसको भी बिल्कुल सीरियसली अच्छे से प्रिपेयर करना है, डेली एक एक आयोग अभी अच्छे से करो तो वो भी हो जाएगा। इस टाइप से कर लो। और क्वेश्चंस लगाना हो तो 100 क्वेश्चन लगभग डेली लगाओ ही लगाओ। अभी जैसे कई बच्चे है ना टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस को है ना अपनी तैयारी से अलग मानते हैं कि हम पूरा पढ़ लेंगे फिर टेस्ट देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टेस्ट देना आपकी तैयारी का ही एक पार्ट है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पढ़ो या ना पढ़ो टेस्ट लगाना कंपलसरी है ना। तो टेस्ट से डरना नहीं है, क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है, हमें क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है वो हम अच्छे से कर पा रहे हैं ये पता चलता है। लेकिन अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कोई भी बात नहीं है, उस क्वेश्चन और टेस्ट पेपर से हमें नए फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। और वही यदि एग्जाम में आ गए तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है।
तो टेस्ट लगाने का डर बिल्कुल भी निकाल दो, है ना। और ये मत सोचो कि मेरे यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं। मेरे को कई लोगों का रहता है कि दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे 30-40 नंबर आ रहे हैं, इनके ज्यादा आ रहे हैं। कुछ मैटर नहीं करता है। तुम देखो कि यार अगर मेरे आज 30 नंबर आए हैं तो कल मेरे 32-33 नंबर होना चाहिए, 25 पे नहीं जाना है हमें। बस ये चीज का ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ कितना भी अच्छा कर लोगे, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं भी कर पाए तो कॉन्फिडेंस बना के रखो, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन होगा तभी आप अच्छे कहलाओगे कि हाँ यार हम पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, और ये तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा। तो ये वाला डर निकाल देना। जैसे हम, मेरे को तो कभी डर नहीं लगता था कि यार मैं टेस्ट देने जा रही हूँ और मेरे इतने गंदे नंबर आए। लास्ट सबसे गंदे नंबर मेंस में आए भी है शुरू शुरू में, 60 नंबर, 55 नंबर, लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग थी तो आएंगे ही वो। तो धीरे धीरे बढ़े तो एक टाइम ऐसा आया जब 100 भी आए 150 में से, तो वो प्रैक्टिस से होता है केवल और केवल। तो वो नहीं डरना है, ठीक है। तो आप लोग प्रीलिम्स के लिए यही करें कि जो मेन यूनिट है और जो इम्पोर्टेंट सिलेबस में लिखा है टॉपिक, उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि 21-22 का भी प्रीलिम्स मैंने दिया है तो यही देखा है कि जैसे जो उन्होंने लिखा है ना, जैसे एक टॉपिक था कि भारतीय जो सुधार आंदोलन है हमारे, है ना, राजा राम मोहन राय और इन सबके, तो वो सिलेबस में मेंशन किया है पुनर्जागरण। तो उसके 2 क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में पिछली बार। तो ये लास्ट टाइम के लिए बस यही करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अब कितने बच्चे हैं जो प्री और मेंस दोनों दे रहे हैं? 17 और कम ही है ना। तो आप लोगों का तो देखो ऐसा है कि मेंस लिख रहे हो तो प्रीलिम्स का तो आइडिया है ही आप लोगों को, है ना। जैसे मनीष ने बताया भी है कि हमें तैयार रहते हैं अगर एक बार दे दिया तो। और मेंस ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम आप जाके लिखाओगे, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता, तो आप उसके लिए तो प्रिपेयर और टाइम भी आगे बढ़ गया था। और रही बात अब लास्ट टाइम प्री और मेंस की, तो प्रीलिम्स के लिए यही करो कि देख लो कि हमें कौन से जो टॉपिक है वो हमारे कमजोर है और प्री में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है और हमें करना है, और हमें नहीं आते हैं तो उन पे काम कर लो। बाकी तो आपको आता ही है ना। और करंट अफेयर्स की बुक है तो उसको रोज डेली डेली देखते चलो, ठीक है। और उसके बाद में जब आपके पास 7-8 दिन बचेंगे तो मेंस की अपनी प्लानिंग इस तरीके से कुछ करो कि जो फर्स्ट पेपर है वो अभी बिल्कुल भी मत पढ़ो, वो आप प्री के बाद ही पढ़ना। तो इस तरह से तैयार करोगे तो प्रीलिम्स के बाद भी पढ़ोगे तो फर्स्ट पेपर आपका तैयार हो जाएगा, और उसके बाद के जो पहले के सारे पेपर है वो अभी तैयार करते चलो। तो उन लोगों के लिए तो बस यही है। और एक कॉन्फिडेंस बना के रखो, अपने आप पे भरोसा रखो कि यार हम कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। अब मैं अपना बताती हूँ थोड़ा सा कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी तैयारी के दौरान, और आपको भी सामान्यतः आती होगी, वो कैसे करना है। जैसे मैं जब अपने गांव से यहाँ आई थी तो मेरी जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई है हिंदी मीडियम में, तो सबके साथ यही होता है कि उनका थोड़ा बेसिक्स वगैरह ये सब थोड़ा तो कमजोर रहता है कंपैरेटिवली, ये सबको पता है। तो मेरे साथ भी वही कंडीशन थी, शुरू में कुछ भी नहीं आता था, पीएससी का भी नहीं पता था। हाँ, ये मेरी मम्मी सर्विस में है तो मेरे को ये पता था कि मुझे इनकी तरह कुछ करना है, लेकिन पीएससी का कोई आइडिया नहीं था। मैं कॉलेज में आई तो मुझे पता चला कि हाँ ये वाली एग्जाम होती है और ऐसे ऐसे हमें तैयारी करनी है। फिर शुरुआत में जैसे आप लोगों को भी लगा तो मैं भी कमल पाठक सर के पास आई थी यहाँ पे पूछने के लिए कि क्या होता है पीएससी, ये वो। मेरे को पहले से बता भी दिया था क्या होता नहीं है सिलेक्शन ऐसा वैसा, तो सर से बात की थी। सर से पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि सर मेरे को ये बताओ कि इसमें होता है कि नहीं होता है आपको पहले। तो बोलते होता है पढ़ने से। तो मैंने सोचा चलो अब तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ी थी तो बहुत कम से कम 5 महीने तक तो हिस्ट्री बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है। कल पढ़ा अकबर और आज फिर भूल गए। तो फिर लगातार, लेकिन मैंने बहुत बार पढ़ा, मतलब मानोगे नहीं आप लोग, कम से कम मैंने 20-30 बार तो पढ़ ही ली होगी सारी चीजें। तो अब मुझे बिल्कुल सेटअप हो गया है कि हाँ कहाँ पे क्या है और कैसे पढ़ना है। तो शुरुआत में बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से मेरे को आने लगा है और मैं सिलेक्ट भी हो गई हूँ उसी के बल पे। तो जैसे बिल्कुल नए आते तो हमें कुछ पता नहीं होता है तो उससे बिल्कुल घबराना नहीं, मुझे भी पता नहीं था। तो मैंने तो यही किया कि जो पढ़ाते थे वो बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में मेरी दोस्त, सब जानते ही होंगे वैसे तो, दिव्या है, हम दोनों का बस ग्रुप था। हम लोगों ने मिलके पूरी तैयारी करी, सारे नोट्स बनाए, हर चीज का एक दूसरे को बिल्कुल मोटिवेट करते थे। टेस्ट देने जाते थे, अगर वो मना करती थी तो मैं बोलती थी चल, और मैंने कर दिया तो वो बोलती थी कि चल दे के आना है। हम ही अपनी कॉपी चेक कर लेते थे, नोट्स भी हम ही खुद वेरीफाई करते थे, सारी चीजें हम खुद मिलके दोनों कर लेते थे। तो मेरे को तो एक अच्छा साथ मिला जो सिलेक्शन में मेरे काफी सहयोगी रहा। तो आपके भी यदि ऐसे कुछ दोस्त हो जो हमेशा आपके साथ है, पॉजिटिव हो, तो प्लीज बिल्कुल बहुत हेल्प होती है इस चीज से, है ना। कोई किसी का जैसे अकेले भी कर सकता है कोई, और नहीं भी हो दोस्त हो तो बिल्कुल उसके साथ चलिए। आज वो भी सिलेक्ट हुई है, लेकिन अब बस नेक्स्ट उसका भी डीसी है, वो हम दोनों भी साथ में आएंगे अगली बार। लेकिन अभी भी वो सिलेक्ट है, लेखा अधिकारी बनी।
चाहिए। तो अपने दोस्त भी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्त मिल गई तो उसके बाद सारी चीजें आसान हो गई। और जैसे सर ने बताया था कि कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखी, तो हम दोनों साथ में थे ना, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होता था। हम सोचते थे चल ठीक है यार, ये भी कर लेगी मैं भी कर लूंगी, मिलके एक दूसरे को मोटिवेट करके हम यहाँ तक आ गए। और एक और कंसिस्टेंसी का जैसे आपने भी पूछा था, एक सबसे बड़ा ये था कि देखो हम अपने करियर का चुनाव हमने खुद किया है कि हमको पीएससी में बहुत सारे ऑप्शंस थे करने के लिए। आप चाहो तो वनडे एग्जाम में भी सिलेक्ट हो सकते हो, कहीं प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन आपने यदि पीएससी का चयन किया है, और हर कोई यही सोच के आता है कि हमें डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो हर किसी ने कुछ सोचा होगा, एक मोटिव लेके आए होंगे। तो जब आपने अपने करियर का चयन खुद किया है, तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि यार हाँ हम कर लेंगे ये चीज। मेरी दोस्त का नाम लिया और वो आ भी गई, इधर ही आ जाए। लाओ मैं करती हूँ इसका। थी वो आ भी गई है, तो अब देख लो सब लोग, और बाकी जानते होंगे उसे तो वैसे। और हाँ, अब उसके बाद थोड़ा ब्रेक हो गया है मेरा, पर ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा रहता है कि हमारे राइटिंग, हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं? लगभग सभी, है ना। इंग्लिश वालों के साथ तो वैसे राइटिंग का इतना इशू नहीं रहता है जहां तक, लेकिन हिंदी वाले हमारी राइटिंग खराब है, है तो मेरी भी शुरू में खराब थी, मैं बता देती हूँ। लेकिन सही करने का जो अच्छी करने का एक तो ये था कि मेरी दोस्त की राइटिंग बहुत अच्छी है, पेंटर से भी अच्छी है, मैं तो यही बोलूंगी। तो इसका साथ रहा, इसने मेरी हर एक छोटी छोटी चीज सुधारी। मात्राओं की गलती होती थी, ये भी मेरे साथ थी। और अल्टीमेटली हमें लिख के आगे बढ़ना है, तो लिखने को सुधारना पड़ेगा। तो इसने मेरे एक एक शब्द सुधारे कि यार ये गलत लिखती है, ये सही लिखती है, मात्राएं सुधारी। और राइटिंग सुधारने के लिए मैंने क्या किया था कि जो हमारी अनाराम वाली जो भारत खड़ी होती है ना, उसके शब्द बनाना शुरू किए, और मैं कंटिन्यूअसली बनाती रहती थी। तो जब मैं बना बना के मैंने प्रैक्टिस कर ली, तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। और मात्राओं की मिस्टेक थी, तो मात्रा जैसे मैं नोटिस करती थी कि यार यहाँ पे ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है। न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो ध्यान रखती थी, या कहीं बाहर कुछ लिखा पढ़ा देखा तो इसको ऐसे लिखते, और बाकी फिर दिव्या ने सुधार दी थी सारी चीजें। तो मात्राएं भी सुधर जाती है। हैंड राइटिंग खराब से खराब हो तो वो भी बहुत अच्छी हो सकती है, बस ये है कि करने वाला होना चाहिए। तो वो चीज भी सुधर गई थी। ठीक है, उसके बाद स्पीड की भी प्रॉब्लम थी शुरू शुरू में, तो स्पीड के लिए भी मैंने लगातार आंसर राइटिंग करी थी, तो उससे सुधर गया था। उसके बाद मैंने तो ये भी किया था यहाँ तक स्पीड के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी, तो मेरे को हमेशा रहता था कि यार ये फटाफट पेपर कर लेती और मेरे से नहीं होता। तो मैंने भी फिर कंपटीशन हो तो अच्छा वाला हो, तो मैं क्या करती थी कि न्यूज चैनल जो रहता है ना अपना, तो उनको फॉलो करके 15 मिनट डेली मैंने लिखा है ये 1 महीने तक, तो उनको कंटिन्यू करने की कोशिश करती थी। तो इससे मेरा हाथ जम गया, तो मेरी स्पीड भी बढ़ गई थी। और ये हमारा 19 का इशू था हालांकि, क्योंकि उसमें 3 पेज, 3.5 पेज, 4 पेज, जिसकी जैसी स्पीड वो वैसे लिखता था। लेकिन अब तो ये खत्म ही हो गया, तो मैंने स्पीड भी बढ़ा ली, तो अब वो इतना भी मैटर नहीं करा, क्योंकि पेपर की लाइनें ही कम हो गई थी। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमें ये लगता है कि रिवाइज कैसे करें, है ना, सबसे बड़ा इशू यही रहता है। तो रिवीजन के लिए तो देखो यही होता है कि सबसे पहले तो ना सब चीजें पढ़ो, समझ अच्छी बनाओ हर एक टॉपिक पे अपनी। जैसे पॉलिटी में आप राष्ट्रपति भी पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल उस पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपनी, टीचर से समझो। यूट्यूब पे इतने सारे पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, टीचर्स मिल जाएंगे, उनसे समझ लो, अपने दोस्तों से डिस्कस कर लो, है ना। डिस्कशन करो तो ज्यादा फायदा रहता है। वैसे ये सारी चीजें करके उस टॉपिक पे समझ बना लो पहले तो, क्योंकि जब हम बहुत अच्छी समझ बना लेते हैं ना, तो रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी समझने में चीजें याद रहती है बहुत सारी। कई क्या करते हैं, समझ अच्छी नहीं बनाते, तो रिवीजन में वैसे ही याद नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हर एक टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग करो। उसके बाद में रिवीजन का शेड्यूल, जैसे कुछ चीजें हमें होती है कि बहुत अच्छे से आ जाती है, कुछ चीजें हमें टफ लगती है, कुछ 50-50 रहता है। तो ये हर किसी का अपना अनुमान होता है कि किसका हमें रिवीजन करना है, किसका हमें नहीं करना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। और जो भी टाइम आपको सुटेबल लगता है रिवीजन के लिए, 1-2 घंटे तो डेली निकालना ही पड़ेगा, ये चीज मान के चलो। हम भी करते थे क्योंकि रिवाइज, तो रिवीजन के लिए ये चीज कर लो। और हर एक बच्चा अपनी अपनी प्लानिंग बनाए, ये भी ध्यान रखना कि हमें आज क्या क्या करना है, और शेड्यूल पे बिल्कुल अडिग रहे। और नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेना, ऐसा नहीं कि यार आज मेरे प्लान नहीं कंप्लीट हुआ तो मैं कर नहीं पाऊंगा।
तो अपनी एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी रखो कि एक हफ्ते में ये खत्म करना है, एक दिन में ये करना है। ये चीजें बहुत काम करती है, हमने भी ये किया है। अब नोट्स बनाने का रहता है सबको, तो देखो शुरू से ही नोट्स कभी नहीं बनते और ना बनाना चाहिए। नोट्स बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, और हर बच्चे को नोट्स चाहिए, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि नोट्स बनाते बनाते हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि जब भी हम नोट्स बनाते हैं, टॉपिक को समझते हैं, फिर हमें क्या लिखना है वो हमारे नोट्स में ऐड करते हैं, इतनी सारी प्रोसेस करने करने में हमें कई चीजें याद हो जाती है, और लास्ट टाइम में रिवीजन में भी हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि हमारे नोट्स एक बुक से तो छोटे ही बनते हैं, जब भी बनते हैं तो नोट्स तो बनाना है। लेकिन शुरू से ही नोट्स नहीं बनते यार। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा है, तो पहले आप अपने टीचर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी, पहले तो पढ़ने पे ध्यान दो। आज जो क्लास में पढ़ाया उसको अपने घर जाके पढ़ो, फिर कल जो पढ़ाया फिर अपने घर जाके पढ़ो। ऐसा एक हफ्ते तक आपने पढ़ लिया, एक हफ्ते में कंप्लीट रिवाइज कर लिया, फिर ऐसे ना एक बार पूरा पॉलिटी का सिलेबस होने दो। उसके बाद में आप क्या करो कि सेकेंड, ऐसे आप पढ़ लिया, आपने समझ लिया सारी चीजें, उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, है ना, थोड़े थोड़े थोड़े। और जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करोगे ना, तो जैसे मान लो कि इनका शेड्यूल रहता है कोचिंग वालों का कि एक हफ्ते में इस यूनिट का टेस्ट है हमारा, तो टेस्ट देते देते भी आपके नोट्स बन जाएंगे। जैसे आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर ली, पढ़ लिया, तो फिर नोट्स बनाना आसान है। जैसे हम लोग क्या करते थे कि कोचिंग का शेड्यूल देखा कि हाँ हाँ इस हफ्ते में इतने इतने टेस्ट है, तो मान लो यूनिट वाइज हो रहा है टेस्ट, तो एमपी 2 यूनिट का टेस्ट है, जैसे रियासत का हुआ और 4th यूनिट का हुआ, तो हम लोग क्या करते थे कि हम तो 2 थे, तो 1 यूनिट की टेस्ट नोट्स मैंने बना लिए, एक के इसने बना लिए, तो एक हफ्ते में आराम से बन जाते हैं। अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आपको याद है, तो फिर आपको नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो उस टाइम अपने नोट्स बना लो। अब ये होगा कि नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, टेस्ट बेकार चले जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दे आओ जैसा भी जाएगा, क्योंकि उस प्रोसेस में कम से कम आपके नोट्स तो बन गए। अगली बार जब भी टेस्ट दोगे तो फिर उस नोट्स को पढ़ के ढंग से टेस्ट दे देना। तो ये नहीं करना है हमें, है ना, इस टाइप से पढ़ना है। और इसके बाद नोट्स बनाने का यही है, और धीरे 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 जब कंटिन्यू लगे रहोगे ना अपनी पढ़ाई में, तो ऑटोमेटिक अपना माइंड खुलता जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, किसी की जरूरत भी नहीं लगेगी पूछने की, अब खुद से समझ में आ जाता है। उसके बाद टेस्ट देना या ना देना, तो टेस्ट तो देना ही है, क्योंकि हमने, जैसे मनीष ने बताया कि हमें 20 दिन मिले थे, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। और 20 दिन में हमने यही किया था कि जो जैसे नई चीजें जुड़ गई थी, जैसे पबेड हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, एमपी की रियासतें हुई, एथिक्स में कुछ थिंकर्स थे, ये नए नए सब्जेक्ट्स थे जो हम 19 तक नहीं पढ़ते थे। तो पहली प्रायोरिटी तो यही थी। जैसे 7 यूनिट आई थी 3rd पेपर में, मैथ्स कंपलसरी कर दिया था, तो उसको भी पढ़ना ही था, वरना मैथ्स तो नहीं भी पढ़ते थे तो चल जाता था। तो ये चीजें थी, तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि जो कंपलसरी जो नई यूनिट्स थी उनको हमको समझना था, तो उनको प्रिपेयर किया था, और बाकी हमें पुराना आता था। और रही बात उन दिनों में टेस्ट देने की, तो टेस्ट तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक एफएलटी सेट दिया था, 6 पेपर दिए थे, हम लोगों ने नहीं दिए थे, क्योंकि हमको लग रहा था पढ़ना, जैसे मनीष ने दिए थे, लेकिन मैंने सिर्फ 6 पेपर दिए थे। उसका कारण ये है कि 19 में इतनी प्रैक्टिस की थी कि 6 पेपर से मुझे समझ में आ गया कि मुझे टेस्ट देने की अभी जरूरत नहीं है, लगभग मेरे को पढ़ने पे फोकस करना चाहिए। तो ये सबका अपना अपना रहता है, किसी को टेस्ट देना है, किसी को पढ़ना है, आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको लिख के आना है खुद को। तो हमने ये किया था कि टेस्ट बस उतना दे दिया था। और 19 में हमने कितनी प्रैक्टिस की थी, जैसे 3 घंटे का पेपर लिखना रहता है ना हमें, तो मैंने 6 घंटे लिखा था लगातार, मतलब सुबह टेस्ट दिया, शाम को टेस्ट दिया, 3-3 घंटे का। तो मैंने ये सोचा कि यार 100 मीटर की दौड़ लगानी है, तो 200 की प्रैक्टिस करती हूँ, तो ये तो मैं आराम से कर लूंगी एग्जाम हॉल में। तो ये वाली प्रैक्टिस करी थी हमने। तो कोशिश करो यदि आप भी लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा तो लिखो। इसलिए हमने 20 में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी करने में, क्योंकि हम 19 में बहुत तगड़ा कर चुके थे हर चीज को। तो टेस्ट तो कंपलसरी है, उससे बिल्कुल डरना नहीं है। नंबर पे बहुत ज्यादा खराब आए तो फोकस नहीं करना, अच्छा है तो भी बहुत ज्यादा एकदम हवा में नहीं उड़ना है, क्योंकि अगले टेस्ट में फिर 0 हो जाता है अपना, यार हमने तो इतना कर लिया और अगला टेस्ट, अगला पेपर, अगली तैयारी सब कुछ अलग रहता है। तो उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दो, ना ज्यादा डिमोटिवेट होना, ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना है, एक न्यूट्रल स्थिति में हमेशा रहना है आपको। तो टेस्ट तो देना है। टेस्ट देने के बाद में अपने जो आंसर्स है वो है ना, मॉडल आंसर वगैरह भी आते हैं, उससे वेरीफाई करो, अपने टीचर्स से पूछ लो, दोस्तों से पूछ लो, खुद का दिमाग लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ये सारी चीजें करो और अगला टेस्ट दो। तो टेस्ट तो कंपलसरी ही है, क्योंकि टेस्ट एक ऐसा माध्यम है जो आपको एग्जाम हॉल में वही मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई तो ठीक है लेकिन अल्टीमेटली पेपर तो हमको लिख के आना है, और टेस्ट में हम वही प्रैक्टिस करते हैं। तो टेस्ट को अपनी तैयारी से अलग ना समझे,
हमने बहुत टेस्ट दिए, हम पढ़े या ना पढ़े टेस्ट देने जरूर जाते थे, तो उसको कंपलसरी करना है, डरना नहीं। बहुत सारे बच्चे डरते हैं इससे, तो एक वो चीज करो, ऑनलाइन दो ऑफलाइन दो जैसे भी देना हो आपको। उसके बाद लगभग सारी चीजें हो गई। अब कुछ आप क्वेश्चंस हो तो वो पूछो, तो फिर मैं आंसर करती हूँ, जो भी जैसा भी हो। हाँ, आप अभी अभी यार इंटरव्यू में टाइम है, अभी तो कोई, अभी तुम्हारा मेंस निकला है क्या? क्वेश्चन क्या वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप लोगों को ये करना है कि जो भी अभी पढ़ रहे हो बिल्कुल अच्छे से समझ बना बना के पढ़ो। करंट अफेयर्स का मैं ये बोलूंगी कि देखो सब बोलते हैं पढ़ना नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं होता है। न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ते हो ना डेली तो एक अच्छी आदत होती है ये, क्योंकि न्यूज़पेपर में कई ऐसी चीजें आती है जो हमारे सिलेबस से लिंक होती है, जो हम अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर का करो। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, डर लगता हो चीजों से तो वो नहीं होना चाहिए। बोलने का हमारा तरीका है ना, समझाने का, समझने का भी, सुनने का भी, इन चीजों पे थोड़ा काम करो। और बाकी जो हमारे डेफ में जो चीजें रहेंगी वो हमें बस प्रिपेयर करना है, तो इंटरव्यू हो जाएगा। और जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो हम और कर लेंगे, ठीक है। आगे और बताइए, कोई बोल रहा था ना यहाँ से। देखो क्वेश्चन पूछने में मत डरो, हमको भी डर लगता था जब कोई आता था या टीचर से, लेकिन पूछो तो सही, हम भी आपकी तरह ही हैं, कोई अलग नहीं है। अभी कल वहां थे, आज सिलेक्ट हो गए तो इधर आ गए, बताओ। इसीलिए जो भी कैसा भी डाउट हो, ऐसा नहीं कि हम ये पूछेंगे तो क्या सोचेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अजीब अजीब डाउट भी आते हैं, पूछो। स्पेशली जो दूसराज के गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, उनके लिए जो बुक्स रिसोर्सेज है वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए बता दीजिए। अच्छा, जो इंदौर नहीं आ पा रहे हैं, गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रीलिम्स का पेपर है, तो उनको किस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए? अभी 17 वाली ना। हाँ, हाँ, तो जैसे जो गांव में रह के भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ नहीं आ पा रहे, लेकिन यदि वो कभी ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से जुड़े हो या फिर उनके कोई गांव में भी रह रहे हैं, तो कोई ना कोई उनके परिचित होंगे, उनको एक आइडिया होगा कि हमें कैसे क्या तैयारी करनी है। तो नोट्स तो देखो अब उनके सारे होंगे अपने पास में, जो भी लास्ट टाइम पे उन्होंने करे होंगे। तो यहाँ ना आने और घर रहने का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस ये है कि यहाँ रहते हैं तो एक माहौल मिल जाता है, और घर पे भी कई बच्चे अपना माहौल तैयार कर लेते हैं पढ़ने का। तो आप लोग बस यही करिए कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। 10 यूनिट है, तो जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, मनीष ने भी बताया है कि लास्ट के जो यूनिट्स है अपनी 7, 8, 9, 10 और एमपी, इनको बहुत अच्छे से तैयार करके रखो, ठीक है। और क्वेश्चंस लगाते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक बार देख लो कि क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे हैं, किस किस टॉपिक से पूछे हैं। बस इस हिसाब से तैयारी करो और कॉन्फिडेंट रहो और पेपर दे दो बस। उसके अलावा ना यहाँ के बच्चों को कुछ अलग करना है ना गांव के बच्चों को कुछ अलग करना है। बस ये चीजें जो करेगा कंसिस्टेंसी के साथ करेगा, कॉन्फिडेंट होके करेगा, वही सिलेक्ट होगा। बस मेरा तो यही मानना है। तो आप बिल्कुल लगातार लगे रहिए, यही सोचे कि यदि हमने कोई टारगेट बनाया है अपना तो वो हमें बस पूरा करके ही जाना है, चाहे फिर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो जाए। अपना एक डेडिकेशन, जो पूरा समर्पण होता है, वो अपने एग्जाम को दे दो। बस इतना करो। और इस एग्जाम को ये मत समझो कि हमें कोई 10th 12th के एग्जाम निकलना है। इसको आपको जीना पड़ेगा कि यार हाँ, रात दिन बस यही है और बस यही है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, क्योंकि लाखों बच्चे हैं, सबके पास रिसोर्स है, सबके पास अच्छे अच्छे गाइडेंस है ना, सब पढ़ने लिखने वाले हैं, सब कुछ अच्छा है। बस एक चीज की कमी है, कंसिस्टेंसी की, कॉन्फिडेंस की, अपने आप पे भरोसे की और लगातार बिल्कुल लगे रहने की। जिसने ये चीजें कर ली बस उसी का सिलेक्शन होगा, अदरवाइज तो सारी चीजें सिर्फ ऊपर ऊपर की होती है। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। और हाँ हाँ हाँ, सबका अपना। जैसे मेरा खुद, मेरी आदत है कि मैं एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ती थी, मैं 2-3 सब्जेक्ट पढ़ती थी। दिव्या की आदत है कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ती थी कोई सा भी। तो ये सबका अपना अपना रहता है। जैसे मैं भी 2-3 सब्जेक्ट लेके चलती थी अपने साथ। एक ऐसा सब्जेक्ट जो मेरा कमजोर है वो तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, और 2 ऐसे जो 50-50 टाइप के होते थे कि यार ये अपने को आता है नहीं भी आता है, तो तीनों लेके चलती थी मैं। और रिवीजन में देखो यार ऐसा होता है कि कई चीजें ना हमें अच्छे से आती है, उसमें भी आप देखो कि कई चीजें हमें अच्छे से आती है जिन्हें हमें बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। कई चीजें ऐसी है जो हम बार बार भूल रहे हैं, तो हमें 2-4 बार पढ़ने की आदत होगी, मतलब लगेगा उसको। कई चीजें बहुत इतनी टफ है जिनको बहुत बहुत बार पढ़ने के बाद में भी याद नहीं रहती है।
तो सबको ना डिवाइड कर लो कि कौन सी चीजें कैसी है, वो आपको खुद करना पड़ेगा बैठ के। अपने सिलेबस को लेना, अपनी यूनिट्स को लेना, यूनिट्स में भी अपने टॉपिक्स को लेना कि कौन से टॉपिक मुझे अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक बिल्कुल कमजोर है मेरे। तो बस उन टॉपिक के हिसाब से रिवीजन करते रहो आप, चाहे आप इकट्ठा करो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके करो, आपको जैसा ठीक लगता हो उस हिसाब से। जैसे मैं तो टॉपिक वाइज रिवीजन करती थी, सब्जेक्ट वाइज नहीं। वर्किंग वाले लोग है ना, उनके पास 4-5 घंटे रहते हैं ना, तो वो तो और ज्यादा बिल्कुल डेडिकेटेड रहते हैं उन 4-5 घंटों में कि हमको यही करना है। तो वो अपना सिलेबस उठाए, पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाए, उस हिसाब से जितना टाइम है उसमें अपनी 100% तैयारी करें। और उसके बाद में भी जैसे वो काम पे भी जाते हैं ना, तो जो पढ़ने वाला रहता है ना, वो काम के बीच में भी अपनी पढ़ाई कर ही लेता है। जैसे हम भी हैं, तो हमको भी कोई ना कोई छोटे मोटे काम आ जाते थे, जो घर के या कुछ भी, बाहर भी रहते थे। तो मैं तो क्या करती थी, अपने फोन में फोटोज ले लेती थी। मेरे को पता है यार यहाँ पे टाइम लगेगा, तो अपनी बुक साथ में लेके चले गए। रास्ते में जाना है, जैसे हम लोगों को ही जाना है, इवन हम तो ये भी करते थे दोनों कि कहीं कहीं कंपलसरी जाना ही पड़ता है, चाहे कितना भी मना करो, तो हम नोट्स ले लेते थे अपने साथ में दोनों। मैं गाड़ी चलाती थी, पीछे बैठ के नोट्स पढ़ाती रहती थी। तो टाइम यूटिलाइज करने वाला अगर हो ना व्यक्ति, जिसको सच में निकलना है, तो वो हर एक छोटे छोटे टाइम को यूटिलाइज कर सकता है, उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमने किया, तो वर्किंग वाले लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे थोड़ा बहुत टाइम जब भी मिले तो वो उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, और 5 घंटे तो उनकी फिर गोल्डन टाइम है पढ़ने का। 3 दिन पढ़ते, 4 दिन फिर नेक्स्ट से लगता है 11 दिन पढ़ने का मन। तो मत पढ़ो ना, नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना मन, ठीक है मत पढ़ो, रिलैक्स कर लो अपना, मस्त घूम लो, फिर लो, मस्ती कर लो। नहीं 2-3 दिन तक तो नहीं होना चाहिए, 2-3 दिन तक का नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो ना, तो 2-3 दिन वो भी, हमको तो डर लगता था, हम थोड़ा भी पढ़ाई से दूर हो जाए तो ऐसा लगता था कि क्या हो गया है, अब सिलेक्ट कैसे होंगे, इतने सारे बच्चे हैं हम। हाँ, और यूजी बैच से तो कोई बात नहीं, तुम्हें जितना कोचिंग में पढ़ा। हाँ, तो ऐसा है, जैसे जैसे एग्जाम करीब आने लगेगी तो ये डर, ये जो चीजें ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तुम यूजी वाले बच्चे तो ये है कि जो क्लास में चल रहा है वो घर जाके पढ़ लो मस्त, बस इतना काम करो, और वो एग्जाम के ड्यूरेशन के पास में हो जाएगा। और नहीं ही मन कर रहा है तो थोड़ी देर छोड़ के 5-10-15 मिनट का रिलैक्स करो, फुल जो करना है तुम्हें, उसके बाद फिर पढ़ने लग जाओ। तो ये तो नॉर्मल चीज है। जैसे कि अपन को रियासतों के नोट्स बनाने, तो कौन कौन से पॉइंट हैं अपन को नोट्स बनाने? अच्छा देखो, रियासत का है ना, तो जैसे उसमें यही लिखा है केवल बघेल, बुंदेलखंड, है ना। तो अब जैसे 2 बार एग्जाम हो गई है इसकी, जैसे हमारे टाइम पे तो नया सिलेबस था, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या पढ़े, तो हमने तो सब कुछ पढ़ लिया था। लेकिन अब पुराने क्वेश्चन पेपर देखो तो उसमें लगातार ये आया है कि होलकर रियासत का वर्णन कीजिए, है ना, किसी राजा के बारे में पूछ लिया है, जैसे तुकोजीराव होलकर के शासन, मतलब उनके जो काम है वो लिखे। तो आप क्या करो, नोट्स बनाते टाइम, जैसे कि गोंडवाना रियासत है तो उसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे रियासत का जो क्षेत्र है, कब स्थापना हुई थी, उसके कौन कौन से शासक है, उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, ये सारे जो पॉइंट्स है, इन पे आप है ना छोटे छोटे अपने नोट्स तैयार कर लो। उसके बाद जैसे गोंडवाना रियासत में रानी दुर्गावती है, तो उनका आप एक 11 नंबर का क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करके रखो कि दुर्गावती ने क्या क्या किया है। तो रानी दुर्गावती जी ने जो जो भी किया है वो एक पेज में लिख लो। अब वो 5 नंबर में पूछे तो वहां लिख देना कम करके, बड़े में पूछे तो वहां लिख देना कम करके, है ना। तो और संग्राम शाह है उसके राजा, गिनती के 4-5 ही लोग होंगे गोंडवाना रियासत में जिनके बड़े क्वेश्चन बनाने हैं, बाकी एक कंप्लीट रियासत बना के रख लो। और उनके जैसे बघेलखंड में रियासत है तो गुलाब सिंह है राजा, तो वो अपने को पता चल जाता है कि कौन से राजा है जिनके बारे में हमें बड़ा छोटा कंटेंट करके रखना है, और एक कॉमन जो सामाजिक आर्थिक जो मैंने बताया वैसे तैयार करके नोट्स बना लो, बस इतना। मैंने तो नहीं पढ़ी थी, और अगर देखो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पढ़ो, बहुत अच्छी चीज है, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी भी पढ़ो, लेकिन क्या करो, जैसे साइंस है, जैसे हमने अभी लास्ट में एग्जाम ही हो गई थी, कोई काम नहीं आया उसका, तो लेकिन एक चीज कर सकते हो एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे, जैसे हम 3rd पेपर है हमारा साइंस का, तो अब क्या हो रहा है, जैसे पैटर्न बदला है, तो हमने एक चीज एनालाइज की है कि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन सिलेबस की गहराई में हर चीज जा रही है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे हमारे सिलेबस में एक बंद करके लिखा है, बॉन्ड करके लिखा है, और एक वो वेस्पर थ्योरी वगैरह उन्होंने पूछ ली थी, तो वो उसी से उसकी गहराई से पूछा गया था क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन थे मेरे कि कितने बच्चे हैं ऐसे जो बिल्कुल अभी तैयारी करेंगे शुरू, और यहाँ पे मतलब बिल्कुल कोचिंग भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आज सेमिनार है तो आप दोनों,
और कितने हैं जो बिल्कुल जानते ही नहीं है कि हाँ अब हम आ गए बीएससी करने, ये पता है सिर्फ। तो ठीक है, सबसे पहले ये जो 4-5 बच्चे भी है वो भी सुनने आए, तो उनका तो क्वेश्चन यही होगा कि हम कैसे करें। तो उनका आंसर मेरे लिए यही है कि सबसे पहले तो आप देख लो कि आपको कोचिंग करना है या नहीं करना है। मेरे हिसाब से इस तैयारी में हमें कोई ना कोई गाइडेंस की जरूरत होती है। तो या तो हम वो किसी टीचर के माध्यम से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर अपने कोई परिचित होते हैं वो हमें बता सकें। तो इस टाइप से कोई भी एक गाइड हमें चाहिए होता है। तो आप चाहो तो कोचिंग कर सकते हो, ये पूरा आपका फैसला होता है। वैसे करना चाहिए, सही होता है, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपको क्या है ना कि प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ तैयारी हो जाएगी, सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि हमें क्या पढ़ना है।